हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम पहले पिछले लेक्चर का होमवर्क डिस्कशन और उसके बाद देखेंगे बर्नौली या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो प्लीज अपने फ्रेंड के बीच में जरूर शेयर करें। और यूट्यूब चैनल है उसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको और नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, क्वेश्चन मैंने दिया था। इस बॉक्स के रिगार्डिंग यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है कि एक बॉक्स फर्स्ट है जिसके अंदर हमारे पास में कार्ड अलग अलग गिवन है। ठीक है, तो बॉक्स 1 है जिसमें आपके पास में ये कार्ड गिवन है 1 2 3। तो मैं थोड़ा सा इसको प्रॉपरली लिखता हूँ। बॉक्स 1 है, इसके अंदर 3 कार्ड है जिसमें 2 तो इवन है, सर 2 ऑड है, आप देख पा रहे हो, और एक आपके पास में क्या है, इवन है। ठीक है, ऐसे जो बॉक्स 2 है इसके अंदर कितने कार्ड है, 5 कार्ड है, जिसके अंदर 3 तो ऑड है और भाई आपके 2 इवन है। ठीक है, ये थोड़ा सा, चलिए अब ठीक है। हाँ, और 2 क्या है, इवन है। सिमिलरली बॉक्स थर्ड है, बॉक्स कौन सा है, थर्ड है, उसके अंदर 7 कार्ड है जिसमें आपके 4 ऑड है और 3 इवन है। ये मैंने अलग अलग इसलिए लिखा है क्योंकि इसी के रिलेटेड आपको नीचे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन अगर यहाँ से देखोगे तो हमें एक्स क्या बोला गया है, जो भी कार्ड अपन ड्रॉ कर रहे हैं बॉक्स से, तो उस बॉक्स के अंदर ड्रॉ किए गए कार्ड का नंबर है। ठीक है, बी द नंबर ऑफ द कार्ड ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स। ठीक, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि x1 प्लस x2 प्लस x3 ऑड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो आपके पास में 3 नंबर है, x1 प्लस x2 प्लस x3। ये तीनों नंबर अपन ने x1 बॉक्स फर्स्ट में से निकाला है, x2 बॉक्स सेकंड में से और x3 बॉक्स थर्ड में से। अब इन तीनों का समेशन क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों का समेशन ऑड तभी पॉसिबल है, ये मैंने बचपन में पढ़ रखा है कि 3 अगर हमारे पास में नंबर है x1 x2 और x3, और इनकी पॉसिबिलिटी आप देख रहे हो, तो ऑड तभी आ सकते हैं जब तीनों नंबर ऑड हो। यहाँ पे ओ ऑड के लिए मैं लिख रहा हूँ। या ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑड आ जाए और 2 इवन आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, तब भी आपका समेशन क्या आएगा, ऑड आएगा। अब इनका अरेंजमेंट भी देख सकते हैं, तो पहला इवन आ जाए, दूसरा ऑड आ जाए और तीसरा इवन आ जाए तो भी चल जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि पहले दोनों इवन हो और तीसरा ऑड आ जाए। तो ये 4 पॉसिबिलिटी बन सकती है जिसके अंदर क्या आएगा, आपके तीनों का समेशन ऑड आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको पॉसिबल अरेंजमेंट लिखने थे। अब देखिए, हमको तीनों एक साथ चाहिए, तो पहले में से ऑड आ जाए, x1 का मतलब पहले बॉक्स में से ऑड आ जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी कितनी है, तो ये आपका है 2/3। ठीक है, कि दो ही तो नंबर है, टोटल नंबर 3 है, तो 2/3। अच्छा, दूसरे में से ऑड कितने नंबर है, तो दूसरे बॉक्स में से ऑड देखेंगे तो कितने हमारे पास में, 3 नंबर ऑड है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/5। और तीसरे बॉक्स में 4 नंबर ऑड है और टोटल 7 है, तो 4/7 आ जाएगा। क्या आपको ये समझ में आ गया? उम्मीद है ये वाला पार्ट आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, तो इस जगह पे कितना आएगा, यहाँ पे देखेंगे तो ऑड, ये तो 2/3। दूसरे में से इवन आ जाए, तो दूसरे बॉक्स में इवन 2 नंबर है और टोटल 5 है, तो 2/5। और अगले वाले में 3 नंबर इवन है, देख पा रहे हो, तो ये 3/5 आ जाएगा। ठीक, अब आपको इसको लिखना है, तो यहाँ पे फिर पहले में इवन, भाई पहले में इवन चाहिए तो एक ही नंबर इवन है और टोटल 3 है, तो 1/3। दूसरे में ऑड, तो 3/5। और तीसरे में इवन, तो ये 3/7, यहाँ पे 7 आएगा। राइट, और ये लास्ट वाले केस को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो लास्ट वाले केस में पहले में इवन 1/3, दूसरे में इवन 2/5, और तीसरे में ऑड आ जाए, तो तीसरे में ऑड कितना है, 4/7। इनको आपको सॉल्व करना है, जैसे मैं सॉल्व करूंगा मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो कितना होगा, ये आप पे सॉल्व करेंगे तो 4 12 इन 24 और ये 105 आ रहा है। अगले में देखेंगे तो ये 6 यानी 12 डिवाइड बाई 105, ये वाला आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 डिवाइड बाई 105, और ये वाला 8 105। अब आपको इस चारों केस लेने थे, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल आप लिखोगे तो सबको ऐड करना है, 24 और 12 36, 9 45, और ये 53/105।
तो क्वेश्चन टफ नहीं था, क्वेश्चन इजी टाइप के होते हैं। बस आप x1, x2, x3 AP में हो जाए, ठीक है। तो देखो इसको कैसे समझेंगे, तो हम यहाँ पे देखेंगे x1, x2, x3, ये AP की बात की जाए तो हमने बचपन में फॉर्मूला पढ़ रखा है, बचपन मतलब AP के अंदर पढ़ रखा है कि बीच का जो टर्म होता है उसका डबल फर्स्ट और थर्ड टर्म के बराबर होता है। तो यहाँ से कह सकते हैं 2x2 इक्वल टू x1 प्लस x3 अगर AP है तो। और इसका मीनिंग यहाँ से समझ में आ रहा है कि हमारा x1 प्लस x3 क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। अब आप सोच के देखो, क्योंकि इवन इसलिए कह पा रहे हैं x2 के साथ 2 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, और किसी भी नंबर के साथ 2 का मल्टीप्लाई हो तो वो हमेशा ही इवन तो होता है, ये बात आप जानते हो। अब हमें केवल और केवल इवन कॉन्सेप्ट को यहाँ पे पकड़ के रखना है। तो बताइए x1 और x3 क्या हो सकते हैं, ये दोनों ऑड हो सकते हैं, दोनों क्या हो सकते हैं, ऑड। भाई दो x1 और x3 का समेशन इवन कब आएगा, ये तभी आ सकता है जब दोनों ही नंबर ऑड हो या दोनों ही क्या हो जाए, इवन हो जाए। अब मुझे यहाँ से ये पता लगाना है कि x1 और x3 कितने तरीके से ऑड हो सकते हैं। तो x1 ऑड हो और x3 भी ऑड हो, तो ये कंपलसरी है एक साथ दोनों का ऑड होना। दोनों का ऑड होना क्या है, कंपलसरी है। तो यहाँ पे मैं अगर पेयर बना के सॉल्व करूँ तो मुझे पता है कि यहाँ x1 के अंदर ऑड होने की 2 पॉसिबिलिटी है, और x3 ऑड हो जाए ऐसे कितने केस है, 4 केस हैं। तो टोटल 8 केस ऐसे हो सकते हैं जिसके अंदर x1 प्लस x3 क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा। अच्छा, इवन कितने तरीके से हो सकता है, तो इवन की बात करें तो ये एक तरीके से हो सकता है और ये 3 तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पे 3 तरीके आ जाएंगे। तो टोटल वेज कितने हुए बताओ, जिसके अंदर ये आपके x1 प्लस x3 क्या आ जाएगा, इवन आ जाए। टोटल 11 वे है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी लिखनी है तो सिंपल डेफिनेशन में लगाऊंगा। मेरे पास पॉसिबल 11 है और टोटल कितने हो सकते थे, ये टोटल पॉसिबल वे, ठीक है, टोटल पॉसिबल वे, ये बात ध्यान रखना। और टोटल मेरे पास में कितने वे थे, तो पहले में से 3 में से कोई एक नंबर ले सकता हूँ, अगले में से 5 में से, और उससे अगले में से 7 में से। तो 11 डिवाइड बाई 105 आएगा। अब 11 डिवाइड बाई 105 आपको ये सी ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको परफेक्ट मैंने मेथड बता दिया, राइट। आप खुद सोचिए, बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन था, और ये थोड़ा सा मेरे से करेक्शन हुआ है, ये 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, और ये बच्चों 2015 का था। देखिए इसे क्वेश्चन के अंदर भी काफी लॉजिकल इंफॉर्मेशन दे रखी है, अगर इस इंफॉर्मेशन को आप पकड़ जाओगे तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे इजी है कि यहाँ पे फुटबॉल टीम है T1 एंड T2 आर टू प्ले 2 गेम अगेंस्ट ईच अदर, यानी ये दोनों टीम एक दूसरे के अगेंस्ट कितने करती है, 2 गेम खेलती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। It assume that outcome of 2 game are to be independent, ये इंडिपेंडेंट है, मतलब पहला गेम का जो रिजल्ट होगा वो दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगा। Probability of a T1 winning, drawing and losing against T2 is 1/2, 1/6 and 1/3। यानी T1 टीम की दूसरी टीम के साथ में जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, ड्रॉ करने की 1/6 है, और हारने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। Each टीम गेट 3 पॉइंट, और हर एक टीम क्या करती है, 3 पॉइंट फॉर ए विन, 1 पॉइंट फॉर ड्रॉ और 0 पॉइंट फॉर ए लॉस। और इसके पॉइंट भी दे दिए, एक्स वाई डी डॉट टोटल स्कोर, एक्स एंड वाई क्या है, टोटल स्कोर जो टीम ने स्कोर किया है वो बता रहा है। तो हमें बताना है कि आफ्टर 2 गेम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन वाई। तो यहाँ पे एक्स क्या है, पहली टीम ने जो स्कोर किया होगा वो, और वाई जो दूसरी टीम ने T2 टीम ने स्कोर किया होगा वो होगा। अब देखिए हमें ये प्रोबेबिलिटी लिखनी है, और प्रोबेबिलिटी के बारे में यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है कि T1 का T2 के साथ में जीतने के लिए यहाँ पे दे रखा है 1/2, ड्रॉ की 1/6 एंड हारने की 1/3। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो T1 टीम है और ये T2 टीम है, ठीक है, T1 के साथ में जो स्कोर जाएगा वो X है, और T2 के साथ स्कोर जाएगा वो Y है। इतनी बात ठीक है। अब बताइए ये जो 2 गेम खेल रहे हैं, तो मुझे T1 के रेस्पेक्ट में अगर आउटकम लिखने में आ जाए तो T2 के उसके रेस्पेक्ट में अपने आप हो जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि 2 गेम में किस्मत अच्छी हो और दोनों के दोनों गेम ये जीत जाए T1, ठीक है। तो उस केस में T2 को क्या बोलेंगे, दोनों गेम हार गए। T1 ने अगर दोनों जीते हैं इसका मतलब क्या है, T1 तो T2 के साथ खेल रहा है, तो T2 इन दोनों हार लिए होंगे। ऐसा हो सकता है ये जीत जाए
एक जीत जाए और एक हार जाए तो इस केस में इसको लॉस और ये विन कहलाएगा। ठीक, ऐसा भी हो सकता है कि पहला हार जाए और दूसरा जीत जाए तो इसमें ये पहला W और इधर L आ जाएगा। मैं T1 को लिख रहा हूँ और उसके साथ साथ में T2 अपने आप ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट एडजस्ट कर पाएगा। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि दोनों हार जाए तो ये दोनों जीत गया होगा। अब ऐसा हो सकता है कि एक हार जाए और एक ड्रॉ हो जाए तो इसमें क्या करेंगे W, और ड्रॉ तो दोनों के लिए ड्रॉ ही रहेगा। ऐसा हो सकता है कि पहला ड्रॉ हो जाए और दूसरा जीत जाए तो इसमें ए ड्रॉ कहलाएगा और ये विन कहलाएगा। ऐसा हो सकता है कि पहला जीत जाए और दूसरा ड्रॉ हो जाए तो उसको लॉस और ड्रॉ बोलेंगे। और ऐसा हो सकता है कि पहला ड्रॉ हो जाए और दूसरा विन कर जाए तो ये ड्रॉ और दूसरा लॉस कहलाएगा। टोटल इतने तरीके से ये गेम खेल सकते हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये टोटल कितने हैं आपको यहाँ पे अगर देखोगे तो 9 पॉसिबल वेज हो रहे हैं। हमको वे से कोई मतलब नहीं, यहाँ पे आपको स्कोर बताना है। अच्छा बताओ, जीतने पे कितने पॉइंट है? 3 है, हारने पे 0 है और ड्रॉ पे 1 पॉइंट है। तो इसमें टीम ने कितना स्कोर किया होगा? 6 स्कोर किया होगा। कितना स्कोर किया होगा? 6 का स्कोर किया होगा और ये यहाँ पे 0 का स्कोर हुआ होगा। अच्छा, ये एक जीत है और एक हार है तो इसमें इसने कितना स्कोर किया होगा? 3, और इधर भी इसका स्कोर कितना आया होगा? 3। फिर यहाँ पे देखेंगे तो एक LW है तो इधर भी 3 का स्कोर हुआ होगा और ये भी कितना स्कोर हुआ होगा? 3 का स्कोर। ये दोनों हार गए, लॉस हुआ है तो इधर 0 और ये 6 है। एक लॉस हुआ है और एक ड्रॉ हुआ है तो ड्रॉ पे 1 पॉइंट मिला होगा और इधर भी कितना मिल गया होगा? इधर 4 पॉइंट मिल गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ड्रॉ और लॉस पे तो इधर 1 पॉइंट मिला होगा और इधर कितना होगा? ड्रॉ और विन पे तो ये इसके फिर 4 पॉइंट हुए होंगे। ठीक है, यहाँ पे विन और ड्रॉ है तो ये 4 हुए होंगे और इधर 1 भी हुआ होगा क्योंकि लॉस पे तो 0 है और इधर भी 4 है तो इधर कितना हुआ होगा? 1 हुआ होगा। राइट, अब आपने पॉइंट भी लिख दिए। अब मुझे इतना करना है इसमें से कि आपको ये बताना है कि ऐसे कितने केस हैं जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन y है। तो x ग्रेटर देन y वाले कौन से केस है? तो आप देख लो, एक तो ये वाला केस है x ग्रेटर देन y में क्या, एक तो ये पहला वाला केस आ रहा है जिसके अंदर x का स्क्वायर y से ज्यादा है, इसमें तो नहीं है। ठीक है, ये वाला भी नहीं है। x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन y में एक ये वाला है और ये वाला है। ये 3 जो मैंने राइट के निशान लगा रखे तो ये वाले हैं। तो मुझे लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन y, तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों जीत जाए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ विन ड्रॉ और प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉ और विन। ठीक है, अब देखिए हमने एक ही टीम के अकॉर्डिंग लिख दिया क्योंकि दूसरे वाले के इन्फॉर्मेशन अपने आप उस पर ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन y में तो हमको x का मतलब पहली टीम का स्कोर ज्यादा रखना है, दूसरी टीम का कम रखना है। तो ये हमारे पास में 3 पॉसिबल केस आ सकते हैं। अब देखिए विन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2 और दूसरी विन की प्रोबेबिलिटी 1/2। यहाँ पे एक विन और एक ड्रॉ है तो ड्रॉ पे 1/6 हो जाती है और यहाँ पे 1/6। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 और ये आ जाएगा 2/12। तो एलसीएम लेंगे तो ये 12, 3 और ये 8। एक मिनट, अगर मैंने कुछ गलती नहीं करी है तो 1/4 ये कितना हो जाएगा? 1/6। यहाँ पे कितना आएगा देखो तो, ये वाला पार्ट कैलकुलेट करेंगे तो ठीक है, ये हमारा एलसीएम तो 12 है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा तो यह देगा 5/12। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू वाई। अब x इक्वल टू वाई कब आ सकता है? तो आप इसमें से देखिए जिसमें दोनों बराबर है। तो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। अब रेड कलर वाले पोर्शन को देखना जिसमें दोनों बराबर है। तो एक तो ये वाला है जिसके अंदर दोनों के स्क्वायर बराबर आया है। ठीक है, एक ये वाला है। अब दोनों का स्क्वायर बराबर तभी आ सकता है जब एक WL या LW हो जाए। और कोई कंडीशन है जिसके अंदर स्क्वायर बराबर आया है? एक ये वाला है, एक नीचे वाले में इधर, हाँ यहाँ पे और कोई केस नहीं है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो विन की 1/2 और लॉस की 1/3 है। फिर 1/2 और 1/3 तो ये कितना आ जाएगा आपका? 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/3 का मतलब इसमें भी ये बी आंसर सही हो जाएगा। राइट, तो क्वेश्चन
देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये एडवांस के क्वेश्चन है, बच्चे बेना फालतू के डरते रहते हैं कि सर क्वेश्चन टफ आते हैं या हमसे क्वेश्चन नहीं होते। मैं कह रहा हूँ आप बेसिक पे ध्यान रखें, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अभी तक हमने जो डिस्कशन किया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, इसमें रैंडम वेरिएबल की वैल्यू आपको यहाँ पे जज करनी आनी चाहिए। अब हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं, जो मेन टॉपिक क्या था, प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कभी कभी उसको बर्नौली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्नौली। ठीक है। तो ये होता क्या है, इस बात को पहले हमें समझना पड़ेगा। ये लगाते हैं कब है, ये आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि किस कंडीशन में इस रिजल्ट को अप्लाई किया जाता है। तो रिजल्ट बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है अप्लाई करने का तरीका, कि यदि हमारे पास में कोई एक्सपेरिमेंट है, वो एंड टाइम हमें परफॉर्म करवाना है, और हर बार जब परफॉर्म होगा तो उसके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सेम हो। ठीक है। यदि कोई एक्सपेरिमेंट एंड टाइम होता है और हर बार हर ट्रायल के अंदर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हो, ठीक है, सक्सेस और फेलियर डज नॉट चेंज विथ द ट्रायल, हर बार वो सेम आनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब हमें उस एन टाइम जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उनमें से एग्जैक्टली आर सक्सेस अगर लेनी है या आर सक्सेस फाइंड आउट करनी है, तो उन सक्सेस को फाइंड आउट करने का जो तरीका होता है, जो फॉर्मूला होता है, वो ये होता है। ठीक है। तो ये पहली बात तो ये हम किसी हर क्वेश्चन के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। ये तब अप्लाई किया जाता है, अगर मैं सीधी सी बात कहूँ, जब आप कोई एक्सपेरिमेंट को मोर देन 4 या 5 टाइम परफॉर्म करते हो और उसमें हमें पर्टिकुलर नंबर ऑफ सक्सेस लिखनी हो या सक्सेस की प्रोबेबिलिटी लिखनी हो, तब ये थ्योरम अप्लाई की जाती है। जैसे मैंने एक कॉइन को 10 बार टॉस कर दिया, तो उसका आप सैंपल स्पेस लिखने बैठेंगे तो सैंपल स्पेस बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आपको सैंपल स्पेस लिखने में दिक्कत आएगी। तो उस स्थिति में बर्नौली थ्योरम या बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। ठीक है। उसको बाइनोमियल क्यों बोलते हैं, तो कहीं न कहीं इसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो कुछ ऐसा ही निकल के आता है जैसा आपको ये बाइनोमियल थ्योरम जो अपन ने पढ़ी थी 11th क्लास में उसके रिलेटेड आता है, इसलिए इसका नाम बाइनोमियल बोलते हैं। तो MCR P की पावर R Q की पावर N-R। ठीक है। अब देखो ये पहले समझ लेते हैं कि इसके अंदर n क्या है। तो n आपके नंबर ऑफ ट्रायल है। ठीक है, नंबर ऑफ ट्रायल्स है। अब आपसे पूछेंगे r क्या है, तो ये नंबर ऑफ सक्सेस है। क्या है? नंबर ऑफ सक्सेस। अब p पूछेगा तो p क्या है, तो p आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। ठीक है, p क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। और q क्या है, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। अब इसमें एक चीज हमेशा रहेगी, सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी का समेशन कितना रहेगा, 1 के इक्वल टू रहेगा। ठीक है। तो ये मैंने आपको फॉर्मूला के अंदर क्या क्या पैरामीटर है उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करके समझाया है। अब ये ऐसा ही क्यों आता है उस बात को भी समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको एक एग्जाम्पल थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान के चलो आपने एक्सपेरिमेंट एन टाइम परफॉर्म किया, कितनी बार परफॉर्म किया, एन टाइम ऐसे परफॉर्म कर दिया, 1 2 3 और ऐसे एन टाइप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। अब उसमें मुझे पर्टिकुलर पी सक्सेस चाहिए। क्या चाहिए? पी, सॉरी यहाँ पे आर सक्सेस चाहिए। ठीक, तो अब आर सक्सेस चाहिए, आर सक्सेस है, तो बताओ इसके अंदर फेलियर कितनी होगी। अगर मैं आपसे इतना बोलता हूँ कि इसके अंदर मेरे पास में आर सक्सेस है, तो ऑटोमेटिकली n-r क्या होगी, ये हो जाएगी आपकी फेलियर। ठीक है। अगर आपने एक्सपेरिमेंट को n टाइम परफॉर्म किया है तो उसके अंदर r सक्सेस का मीनिंग ये भी हो सकता है कि उसके अंदर n-r क्या है, फेलियर है। अब मुझे ये नहीं पता है कि मैंने सक्सेस जो ली है या मेरा कोई एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ है वो लगातार हुआ है, वो कैसे भी हो सकता है। जैसे आपने एक कॉइन को 5 बार टॉस किया, ठीक है, और उसमें से मैं पूछा हूँ कि इसके अंदर 3 हेड आना एक सक्सेस है, तो 3 हेड ऐसे भी होता है कि 3 लगातार आ जाए, मेरी किस्मत अच्छी है। ऐसा भी होता है कि पहले 2 में हेड आ जाए, फिर टेल आ जाए और फिर बाद में हेड आ जाए। तो आपको ये पता है कि मुझे इस पूरे प्रोसेस के अंदर, जैसे मैंने कॉइन का एग्जांपल दिया कि 5 बार उसको टॉस किया है और उसमें से मुझे पर्टिकुलर 3 हेड चाहिए, तो वो 3 हेड शुरुआत में भी आ सकते हैं, बीच में भी आ सकते हैं और आखिरी में भी आ सकते हैं। मुझे इनकी पोजीशन अलग अलग मिल सकती है, बट इतना पक्का है कि इस पूरे प्रोसेस में मुझे 3 सक्सेस चाहिए। ऐसे एन टाइम जब कोई ट्रायल हो जाएगी
तो n में से कितने मुझे सक्सेस चाहिए, r चाहिए। तो मुझे पहले तो सक्सेस की पोजीशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। पहले क्या करनी पड़ेगी, सक्सेस की पोजीशन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो मैं n में से r पोजीशन सेलेक्ट कर सकता हूँ सक्सेस के लिए, वो कोई भी हो सकती है, रैंडमली एनी r सक्सेस हो सकती है। अब हर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, p। तो ऐसे में p कितनी बार लिखूंगा, r टाइम लिखूंगा, ठीक है। हर बार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, p प्रोबेबिलिटी है, तो ये कितनी बार आएगा, r। और रिमेनिंग जो होगा वो क्या होगा, q होंगे। तो q कितनी बार आएगा, n माइनस r टाइम आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया। अब इसको जब आप लिखते हो तो ये बन जाता है एन सी आर पी की पावर r और q की पावर n माइनस r। क्या बन जाता है, p की पावर r q की पावर n माइनस r। और ये पर्टिकुलर किसी सक्सेस की बात करता है, तो उसको लिखते समय क्या करेंगे, p x इक्वल टू r। अब मुझे 0 सक्सेस चाहिए तो r की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो p की पावर 0 और q की पावर n हो जाएगा। अगर मुझे 2 सक्सेस चाहिए तो मैं r की जगह 2 रख लूंगा। तो एक तरह से ये x क्या है, ये x आपका एक रैंडम वेरिएबल है। x क्या है, रैंडम वेरिएबल है जो यहाँ पे सक्सेस की रिलेटेड कर रहा है। अब r नंबर ऑफ सक्सेस है जो कि 0 से स्टार्ट होते हुए कहाँ तक जा सकता है, जितनी बार आपने ट्रायल किया उतना हो सकता है। भाई आपने अगर ट्रायल n टाइम किया तो आपकी सक्सेस मैक्सिमम से मैक्सिमम n हो सकती है और मिनिमम से मिनिमम कितनी हो सकती है, 0 हो सकती है। तो r की वैल्यू 0 से लेके n तक ये वेरी हो सकती है, ठीक है। तो मैंने इसमें आपको पूरा इसका प्रूफ भी समझा दिया कहीं कहीं कि किस तरह से निकल के आता है। अब हमें क्या करना है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने हैं। तो मेरी बात अच्छे से समझो कि जब भी बाइनोमियल या बर्नौली की बात होगी तो उसमें कोई एक्सपेरिमेंट n टाइम परफॉर्म हो रहा होगा, उसमें हर बार जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होगी वो हर ट्रायल के अंदर सेम रहने वाली, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो आपको हर ट्रायल के अंदर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सेम दे रखी हो। अब सक्सेस से रिलेटेड फेलियर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि सक्सेस प्लस फेलियर दोनों को मिला के प्रोबेबिलिटी का समेशन कितना होगा, 1 होगा। तो आप ऑटोमेटिकली दूसरी प्रोबेबिलिटी फेलियर की निकाल सकते हो, ठीक है। और ये फॉर्मूला हमें काफी हेल्प करेगा आपकी प्रोबेबिलिटी के आंसर दिलाने में। तो आप ट्यूशन की लैंग्वेज पढ़ना, कहीं की उसके अंदर अगर कोई बर्नौली ट्रायल हो रही है या एक्सपेरिमेंट हो रहा है एन टाइम, और एन आपका कोई बड़ा नंबर होगा, 5 10 ऐसे नंबर होगा, तो उस केस में ये थ्योरम अप्लाई की जाती है, ठीक है। बाकी हमें क्वेश्चन देख के ये बातें अच्छे से और समझ में आएगी। तो अभी आप ये फॉर्मूले को अच्छे से समझ। प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन हिटिंग टारगेट इज 1 2/5, यानी किसी भी टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 2/5। अब टारगेट हिट कर रहा है इसका मतलब सक्सेस है, ठीक है। तो P जिसको अपन सक्सेस बोलते हैं, ये कितनी है, 2/5 है। तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ से Q मिल जाएगा 1 माइनस 2/5, यानी कितना आ गया, ये 3। तो ये आपके पास में 3/5 आ गया, राइट। अब आगे बढ़ना है। इफ जो पर्सन है वो n टाइम फायर करता है, कितने का टाइम फायर करता है, तो नंबर ऑफ ट्रायल कितनी, नंबर ऑफ ट्रायल यहाँ पे n है। मिनिमम नंबर ऑफ एंड सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट 1। एटलीस्ट 1 का मतलब क्या होगा, इज ए मोर देन 7/10। यानी हमसे ये कह रहे हैं कि गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1। एटलीस्ट 1 को कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज ग्रेटर देन 7/10। ये आपको गिवन है, ठीक है। ये लाइन आपको गिवन है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 इज मोर देन 7/10, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1 इज ग्रेटर देन 7/10। अब मैं आपको यहाँ से कुछ बातें समझाता हूँ कि क्या आपको इस इक्वेशन को समझ के यहाँ पे बर्नौली या बायनोमियल का कॉन्सेप्ट दिमाग में आया। आप टारगेट को n टाइम हिट कर रहे हो तो हर बार उसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/5 है। यानी ये n टाइम कोई ट्रायल हो रही है, एक्सपेरिमेंट हो रहा है जिसके अंदर टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी 2/5 है। अब वो पर्सन एटलीस्ट कितनी बार ट्रायल लगाए कि एक बार उसके हिट करने की प्रोबेबिलिटी 7/10 से ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कहीं कहीं n की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए उसके एक की टारगेट हिट करने की प्रोबेबिलिटी 7/10 से ज्यादा हो। अब यहाँ पे एक मिनी कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ। अब आपका जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो n टाइम हो रहा है, तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 से लेके प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू n का समेशन कितना होता है, तो वो हमेशा 1 होता है,
कितना होता है, 1 होता है। अब अगर मैं x इक्वल टू 0 को तो वही रहने दूं और उससे आगे वाले लिखना चाहूं तो मैंने आपको ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी समझाया था और अब भी आप समझ जाओगे। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, बताओ ऐसे लिख सकते हैं क्या? 0 से लेके n तक की प्रोबेबिलिटी का समेशन तो 1 होता है। अब मैं 0 को छोड़ दूं तो उसके आगे वाले को क्या लिख सकता हूँ एक साथ में, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1। अब यहाँ से ये बात समझ जाओगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1 लिखा है तो ये हमेशा कितना होगा, प्रोबेबिलिटी 1 माइनस x ऑफ 0। तो ये आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, बहुत जगह आपकी हेल्प करेगा। और ये जो लिखा है इसी को बोलते हैं एटलीस्ट 1। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1 लिखा है, इसी को क्या बोलते हैं, एटलीस्ट 1 बोलते हैं। तो बताओ इस कंटिन्यूस ये कैलकुलेशन मुझे कैसे कंटिन्यू करनी चाहिए, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 इज ग्रेटर देन 7/10। अब इसमें आप कैलकुलेशन करते समय क्या करोगे, 7/10 को लेफ्ट में लेके आ जाओ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। अब इस कैलकुलेशन को देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/10 आ जाएगा और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। अब मुझे x इक्वल टू 0 कैसे लिखना है, तो मैं ये ऑलरेडी जानता हूँ कि बर्नौली के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू r ये होता है NCr p की पावर r और q की पावर n माइनस r, जहाँ पे p एंड q सक्सेस एंड फेलियर रेस्पेक्टिवली है। तो 3/10 इज ग्रेटर देन ये आ जाएगा NC0 p की पावर 0 और q की पावर n, राइट। अब आपको खुद को पता है कैलकुलेशन के अंदर NC0 तो 1 होता है, p की पावर 0 भी 1 होता है, तो ले देखे q की पावर n बचेगा और q कितना है, 3/5 की पावर n। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया p एंड q की वैल्यू रखने पे। अब आप क्या करो, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 की पावर n, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 की पावर n, ठीक है, यहाँ पे इंटू 3 क्या हो जाएगा, इंटू 3 इज ग्रेटर देन, क्रॉस मल्टीप्लाई इज ग्रेटर देन 3 की पावर n इंटू 10, राइट। अब मुझे यहाँ पे हेड एंड ट्रायल मेथड से n की वैल्यू रखना स्टार्ट करना है, जिसमें पहली बार ये सेटिस्फाई हो जाए वही मेरा आंसर है। तो आप यहाँ पे n की वैल्यू सपोज करो 1 रखते हो, क्या रखते हो, 1 रखते हो, तो ये आपके पास में कितना आएगा, 3 इंटू 5 और इधर आ जाएगा 3 इंटू 10। तो ये रॉन्ग है, ये क्या है, ये रिलेशन सही नहीं है, तो इसलिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर n इक्वल टू 2 रखेंगे, देखिए ऊपर कैलकुलेशन कर रहे हैं, n इक्वल टू 2 रखेंगे तो 3 इंटू 5 का स्क्वायर और ये 3 और स्क्वायर 10, तो ये कितना हो जाएगा, 75 हो रहा है और ये हो रहा है आपका 90, जो कि रॉन्ग है, ठीक है। अब आप n इक्वल टू 3 पे आ जाओगे, तो n इक्वल टू 3 पे रखेंगे तो 3 इंटू 5 की पावर क्यूब इज ग्रेटर देन 3 क्यूब इंटू 10। ये यहाँ पे 125 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 और ये कितना आ रहा है, 270 आ रहा है, तो ये राइट है। तो n की वैल्यू 3 पे सेटिस्फाई हो रहा है, तो मिनिमम कितनी बार उसको ट्रायल करना पड़ेगा, यानी n की किस वैल्यू के लिए पहली बार सेटिस्फाई हो रहा है वही मिनिमम वैल्यू होगी, उसके आगे तो हमेशा सेटिस्फाई रहेगा। तो यहाँ पे n इक्वल टू 3 पे सेटिस्फाई हो रहा है, तो आप उस व्यक्ति को मिनिमम 3 बार टारगेट के लिए हिट करना पड़ेगा, ट्रायल लेनी पड़ेगी, ठीक है। और इस टाइप का क्वेश्चन जनवरी के सेशन में और ये सितंबर में हुआ था, उसमें बहुत सारे टाइप के अलग अलग सेशन में क्वेश्चन पूछे थे। तो आपको ध्यान रखना है, ये बर्नौली जेई मेंस वाला काफी फेवरेट एरिया है। अब अगले में आते हैं और नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे तो कम्प्लीटली उन्होंने दे दिया है कि 5 इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल ईच ऑफ प्रोबेबिलिटी सक्सेस इज p, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखूंगा तो n इक्वल टू 5 है और सक्सेस कितनी है प्रोबेबिलिटी की, ठीक है, यहाँ पे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी की p है। और फिर फेलियर की बात करेंगे, या हाँ यहाँ पे फेलियर की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस p, या उसको q भी लिख सकते हैं। अब बोले इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 फेलियर, देखो इस लाइन को पकड़ो, एटलीस्ट 1 फेलियर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 31/32। अच्छा देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे मैं लिखूंगा एटलीस्ट 1 फेलियर, ठीक है, यहाँ पे फेलियर इज क्या है, इज ग्रेटर देन और इक्वल 31/32। अच्छा अब इसको ऐसा लिखोगे तो इसको क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे 1 फेलियर है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, इसको समझते हैं।
अब इसको अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में कन्वर्ट करना सीखा है कि 1 माइनस 0 कर देंगे और ये 31/32 आ जाएगा, राइट। अब इस कैलकुलेशन को आप कंटिन्यू करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 31/32 इज ग्रेटर देन पी एक्स इक्वल टू 0। पहले मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, तो 1/32 और इसको क्या लिखेंगे, 0 फेलियर। क्या लिखेंगे, अभी इस बात को अच्छे से समझना, क्या लिखेंगे, 1 माइनस 0 फेलियर। अब आप बताओ मुझे 0 फेलियर का मतलब क्या होता है। अब कोई आप कोशिश करोगे, 0 फेलियर का मतलब होता है ऑल सक्सेस। 0 फेलियर का मतलब क्या होता है, आप खुद सोच के देखो, आपको खुद को समझ में आएगा कि 0 फेलियर कोई हो रहा है, इसका मतलब उसकी ऑल सक्सेस होगी। अच्छा, ऑल सक्सेस की बात करें तो उसने क्या किया है, एन ट्रायल किए थे, एन का मतलब 5 ट्रायल किए और 5 में से 5 के 5 सक्सेस होने चाहिए और पी की पावर फिर 5 हो जाएगा और क्यू की पावर कितनी हो जाएगी, 0। ये बात समझ में आएगी नहीं। ऑल सक्सेस का मतलब 5 में से 5 की 5 सक्सेस मिलनी चाहिए, या ऐसे कह सकते हैं पी 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 5 बार आ गया होगा। ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्टली भी आप समझ सकते हो। अब देखो इसको मैं इस साइड लिखता हूँ, तो 1/32 इज ग्रेटर देन 1 बाई, सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा, पी की पावर 5 आ जाएगा। तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, पी की पावर 5 लेस देन 1 की पावर 32। और आप खुद जानते हो कि कोई भी प्रोबेबिलिटी होगी तो 0 से ज़्यादा तो होगी नहीं, 0 से लेस तो कभी होगी नहीं। तो मैं यहाँ से पी की वैल्यू अगर लिखना चाहूँ तो मुझे बहुत अच्छे से पता लग रहा है कि 0 से 1/2 के बीच में आएगी। किसके बीच में आएगी, 0 से 1/2 के बीच में आएगी। पावर 5 थी, दोनों साइड में पावर 5 हटा देंगे तो कितना आएगा, 1/2 आ जाएगी। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा ट्विस्ट डाला था, उन्होंने बोल दिया था कि फेलियर की प्रोबेबिलिटी बोल दी थी। अभी तक हमने जो डिस्कशन किया था वो सक्सेस को लेके किया था। तो आपके सामने दो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ गए और उनके दोनों के लॉजिक आप अच्छे से ध्यान रखोगे। तो जे 2011 में क्वेश्चन पूछा था। अब ये सेम लॉजिक हमने स्टैटिस्टिक वाले रिजल्ट थे, ठीक है, तो उनको हमने पहले ऑलरेडी पढ़ लिया था। तो अब ये सेम मीन और उनकी बात करेंगे तो वो किसके लिए करना है, अब आपको बर्नौली ट्रायल के लिए करना है। रिजल्ट ऑब्स्टेटिक फॉर, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, बर्नौली ट्रायल। तो बर्नौली ट्रायल के अंदर अगर आपको मीन लिखना है, ठीक है, तो अपन जानते हैं एन क्या होता है, नंबर ऑफ ट्रायल, और यहाँ पे पी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी होती है और क्यू क्या होता है, फेलियर की प्रोबेबिलिटी होती है। तो आपने जो पहले लिखा था, क्या लिखा था, मीन को अपन लिखने के लिए म्यू लेते थे, तो या उसको अब मैं मीन लिखता हूँ, तो वो आपके पास में पहले क्या निकल के आया था बताओ, याद करो। तो पहले हमने ऐसा लिखा था सिग्मा एक्स आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे x की जो वैल्यू और p ऑफ x है, इनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो ये यहाँ पे प्रोबेबिलिटी तो हर बार कांस्टेंट है, सेम है, हर बार प्रोबेबिलिटी तो क्या है, सेम है। तो मैं प्रोबेबिलिटी तो बाहर ले सकता हूँ, तो ये सिग्मा एक्स आई हो जाएगा। सिग्मा एक्स आई की वैल्यू लिखेंगे तो कितना आएगा, टोटल सभी एक्स की वैल्यू को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाती है, एन। तो जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में याद रखेंगे एन इंटू पी से। किससे याद रखेंगे, एन इंटू पी से। तो यहाँ पे आपको मीन का फॉर्मूला क्या याद रखना है, जो फॉर्मूला बर्नौली ट्रायल के लिए याद रखना है वो एन इंटू पी। क्या याद रखना है, एन इंटू पी, याद रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब वेरिएंस का जो फॉर्मूला है, तो वेरिएंस को अपन जो लिखते थे वो सिग्मा स्क्वायर में लिखते थे। क्या लिखते थे, सिग्मा स्क्वायर से लिखते थे। तो अब यहाँ पे जो नया फॉर्मूला निकल के आएगा वो एन पी क्यू निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, एन पी क्यू निकल के आएगा। और इस फॉर्मूले को भी आप वैल्यू रख के भी प्रूव कर सकते हो। क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू रख के भी इस फॉर्मूले को प्रूव आसानी से कर सकते हैं। वहां पे हमारे पास में फॉर्मूला क्या निकल के आया था, याद करिए। तो हमने ये पहले जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वेरिएंस सिग्मा लिखा था, तो वैसे लिखा था सिग्मा एक्स आई स्क्वायर और उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी माइनस म्यू या मीन का स्क्वायर लिखा था। ठीक है, क्या लिखा था, म्यू या मीन का स्क्वायर लिखा था। तो आप वो रिजल्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में काम में लेते थे। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, बर्नौली ट्रायल की बात कर रहे हैं। तो बर्नौली ट्रायल के अंदर ये वाली वैल्यू जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आप x और p प्रोबेबिलिटी
भाई प्रोबेबिलिटी आपने x इक्वल टू r का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, NCR p की पावर r और q की पावर n माइनस r। तो इनको अगर यहाँ रख लेते हैं, ठीक है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, तो ये हमारे पास में जो फॉर्मूला निकल के आता है, इसको आप चाहो तो यहाँ पे रख सकते हो। तो ये वाली वैल्यू जब निकल के आती है तो ये NPQ निकल के आती है। क्या निकल जाती है, NP इंटू Q। तो ये आपको शॉर्ट में याद रखना है, क्योंकि फाइनली जो क्वेश्चन आपके लिए आएगा एग्जाम में वो फॉर्मूला बेस्ड आता है। आपके अगर मन में आ रही है कि कैसे निकल के आया, तो आपको जिस तरह से मैंने पहला वाला रिजल्ट शो करके दिखाया है, ठीक उसी तरह से आप ये पी की वैल्यू चाहो तो रख सकते हो। क्योंकि हमने एक चीज नोट करी थी, दो तरीके से इस रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं कि ट्रायल के अंदर हर बार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी तो सेम रहती है, तो आप उससे भी समझ सकते हो। या दूसरा तरीका आप देखना चाहो तो ये एक्स की वैल्यू रख के भी इस रिजल्ट को अपन फाइनली प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। पर मैं कहूंगा, आपको सजेस्ट करूंगा कि फाइनल आप रिजल्ट को अच्छे से याद रखें, ठीक है। और हमें स्टैंडर्ड डेविएशन लिखना है, तो डेविएशन का मतलब होता है वेरिएंस का अंडर रूट। क्या करेंगे, वेरिएंस का अंडर रूट ले लेंगे, राइट। जिसके अंदर 30 व्हाइट और 10 रेड बॉल है, ठीक है। बैक के अंदर व्हाइट कितनी है, व्हाइट आपकी 30 है और रेड कितनी है, 10 है। तो टोटल कितनी बॉल होगी बताओ। अगर टोटल बॉल की बात करेंगे तो टोटल आपके पास में होगी 40। अब इसमें क्या करेंगे, 16 बॉल ड्रॉ कर रहे हैं 1 by 1। तो नंबर रेंडमली फ्रॉम द बैक विथ रिप्लेसमेंट। तो नंबर ऑफ ट्रायल बताओ। ट्रायल का मतलब यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है वो कितने का किया जा रहा है, 16 बॉल का किया जा रहा है, ठीक है। इस लाइन को पकड़िए, 16 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट, उसको फिर से अंदर रख रहे हैं। अब बताओ, अगर हमने एक बॉल निकाली फिर से अंदर रख दी, फिर दूसरी निकाली फिर से अंदर रख दी, तो हर बार आपके जो रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। अब आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसको वापस रखते जा रहे हैं, तो बर्नौली या बाइनोमियल की सबसे एक बड़ी पहचान ये भी होती है कि हर बार सैंपल स्पेस के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो सेम रहते हैं, ठीक है। या ऐसे कहूँ कि विथ रिप्लेसमेंट काम चलता है। कैसे चलता है, विथ रिप्लेसमेंट। तो एक हिंट ये भी होता है कि अगर आप कोई n नंबर ऑफ टाइम ट्रायल कर रहे हो और उसके अंदर विथ रिप्लेसमेंट की बात हो रही है, तो वो कहीं कहीं बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन होगा। किसका क्वेश्चन होगा, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल कितनी हो रही है, 16 हो जाए। अच्छा, अपन एक्स क्या कर रहे हैं, एक्स मतलब कितनी, किस टाइप की बॉल को निकाल रहे हैं, व्हाइट बॉल निकाल रहे हैं। तो हमारी सक्सेस का मतलब क्या है, यहाँ पे सक्सेस की बात करेंगे तो सक्सेस का मतलब है व्हाइट बॉल, ठीक है। और व्हाइट बॉल की बात करेंगे तो टोटल व्हाइट बॉल कितनी है, तो आपकी 30 व्हाइट बॉल है और बैग के अंदर कितनी, 40। तो ये आ जाएगी 3/4। तो ये सक्सेस यहाँ से मुझे समझ में आया कि मैं किसका एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, बार बार विथ रिप्लेसमेंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्स किस टाइप की बॉल को बोला जा रहा है, तो एक्स व्हाइट बॉल को बोला जा रहा है। तो पी यानी सक्सेस यानी व्हाइट बॉल की बात करेंगे तो 3/4। तो आप ऑटोमेटिकली बताओ क्यू कितना हो जाएगा, 1 - 3/4 लिखेंगे तो ये 1/4 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप देखिए, अब मुझे क्या लिखना है, मेन लिखना है। अब ये पूरी कहानी के अंदर बर्नौली ट्रायल तो हो ही रहा था। क्या हो रहा था, बर्नौली ट्रायल, ठीक है। ये बर्नौली ट्रायल हो रहा था। अब बर्नौली ट्रायल हो रहा था, उसके अंदर मीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे n इंटू पी होता है। n कितना है मेरा 16 और p कितना है बताओ, p की वैल्यू कितनी है, सक्सेस 3/4 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12। अब बताओ वेरिएंस कितना आएगा, तो वेरिएंस की वैल्यू लिखेंगे तो एन पी इंटू क्यू, एन पी इंटू क्यू आ जाएगा। तो n 16, p की वैल्यू 3/4 और q की वैल्यू 1/4। ये दोनों कट जाएंगे यहाँ से, तो ये 3 आ जाएगा। अब मुझे क्या लिखना था, अब बताओ इसमें क्या लिखना था, स्टैंडर्ड डेविएशन लिखना है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। तो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस की बात करेंगे तो ये अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब सबकी वैल्यू यहाँ रखेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये ऊपर की वैल्यू रखेंगे तो 12 हो गई और नीचे अंडर रूट 3 रखेंगे, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे ये वाला पार्ट, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे तो ये 12 को लिखेंगे तो ये आपका ऑटोमेटिकली 4√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4√3। तो देखिए, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको अगर पकड़ में आ गया कि यहाँ पे टोटल व्हाइट बॉल रेड बॉल जो दे रखी है, उसके बाद में नंबर ऑफ ट्रायल और सक्सेस को पकड़िए।
चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, सेम ऐसा आया था JEE 2017 में आया था सेम। यहाँ पे बोला गया है 15 ग्रीन बॉल है, ठीक है, कितनी है ग्रीन बॉल 15 है, और यहाँ पे देखेंगे तो येलो कितनी है 10 बॉल है। अब 10 बॉल आर रेंडमली ड्रॉन 1 by 1, तो नंबर ऑफ ट्रायल बताओ कितने का ट्रायल कर रहे हैं, 10 बॉल का ट्रायल कर रहे हैं 1 by 1 विथ रिप्लेसमेंट, ठीक है, विथ रिप्लेसमेंट सेम लैंग्वेज। देन द वेरियंस ऑफ नंबर ऑफ ग्रीन बॉल, किस टाइप की बॉल का वेरियंस चाहिए, ग्रीन बॉल का। तो हमारी सक्सेस क्या है, ई सक्सेस है, ठीक है, तो पी यानी सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सक्सेस की बात करेंगे तो कितनी ग्रीन बॉल को बोल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, तो ग्रीन बॉल कितनी है 15, टोटल कितनी है 25, तो ये हो जाएगा 3/5। तो ऑटोमेटिकली अब आपके पास में क्यू कितना आ जाएगा 3/5, जो कि वैल्यू आपको होगी 2/5, राइट। तो ये वैल्यू आने के बाद में आपको क्या लिखना था, वेरिएंस लिखना था। तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या बनेगा, NPQ, क्या बनेगा NPQ। यहाँ पे n कितना है 10, p की प्रोबेबिलिटी 3/5 और q की 2/5, राइट। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 तो 4 यानी कितना आ जाएगा 12/5 आ जाएगा, जो कि आपको डी ऑप्शन के अंदर नजर आ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन थे जो आप उम्मीद है अब समझ गए होंगे कि हमें किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना होता है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर एक मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन है, उसके अंदर 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब उसमें बोला है इस क्वेश्चन है 3 अल्टरनेटिव आंसर, जैसे कि आपकी जनरल एग्जाम हुई होती है उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, इसमें 3 ही ऑप्शन है और उसमें से 1 करेक्ट है, ठीक है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट विल गेट 4 और मोर करेक्ट जस्ट बाय गेसिंग, और उसमें से 4 या उससे ज्यादा उसके आंसर पड़े सही गेस से, ठीक है। तो बताओ इसके अंदर बर्नौली की फील आ रही है नहीं आ रही, पहले बताओ दो। इसके अंदर 5 क्वेश्चन है, तो n की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 5, p सक्सेस यानी उसका आंसर सही पड़े, ठीक है। तो सक्सेस का मतलब सही आंसर पड़ेगा, तो सही आंसर कैसे, 3 ऑप्शन है उसमें से एक सही है तो 1/3 हो जाएगा भाई, 3 ऑप्शन है उसमें से एक सही होगा तो सही होने के आंसर की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3। और जिसको ये सही कैसे करेगा, गैस से, ठीक है, जो अनुमान लगाएगा वो। अब बताओ क्यू की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। अब हमसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ उसके सही कितने हो 4 और मोर, उसके आंसर 4 और से ज्यादा सही हो ऐसा पूछ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 या 4 से ज्यादा हो तो 4 भी हो सकता है या 5 भी हो सकता है, 6 तो होगा नहीं क्योंकि उसकी मैक्सिमम क्वेश्चन ही 5 है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 चाहिए। अब आपके पास में फॉर्मूला तो है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू r वाला, कौन सा है NCR, p की पावर r और q की पावर n माइनस r, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो हमारे पास में n की वैल्यू तो 5 है, r की वैल्यू 4 है, तो 5c4, p की पावर p मतलब 1/3 की पावर 4 और 2/3 की पावर 1 आ जाएगा, राइट। अब अगला लिखेंगे तो 5c5 और 1/3 की पावर 5 और 2/3 की पावर कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, 5 - 5। अब इस कैलकुलेशन को आप देखोगे तो ये आ जाएगा 5 × 2 और नीचे 3 की पावर 5 आ जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे तो ये 1/3 की पावर 5, और इसको सॉल्व करोगे तो 11/3 की पावर 5 निकल के आ जाएगा, जो कि ये डी ऑप्शन दिख रहा था। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, जिसके अंदर आपको 5 क्वेश्चन के बारे में बोला था और 4 या 4 से ज्यादा उसके आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। तो आपको बस इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बिल्कुल आप आगे जब एग्जाम में बैठोगे, ठीक है। तो आप डरिए मत, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है समझने में, तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आप अपनी तरफ से एक बार ट्राई करना होमवर्क में, अपन नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में बोल रहे हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको डरना नहीं, बिल्कुल आसानी से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको बेसिक पे स्टिक रहना है। एक फेयर डाई इज रोल्ड अंटिल 2 4 आर ऑब्टेन इन सक्सेस, यानी जब तक हमें 2 4 एक साथ नहीं मिल जाए तब तक डाई को रोल करते जाना है। और अब बोला है कि
एक्सपेरिमेंट विल एंड इन फिफ्थ थ्रो। इन टोटल हमें कितने ट्रायल करने हैं, 5 ही ट्रायल करने हैं। हमारा एक्सपेरिमेंट फिफ्थ थ्रो में एंड हो जाना चाहिए। तो ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो देखिए हमारे पास में टोटल 5 ट्रायल है, ठीक है, ऐसे ही 5 जगह हैं और हमको इस जगह पे तो 4 आना ही चाहिए, तब जाके फिफ्थ पे ट्रायल खत्म होगा। तो इस दोनों जगह पे तो 4 आना चाहिए। अब ये जो पहले की 3 खाली जगह पे इन पे केसेस बनेंगे, ठीक है। तो इन तीनों पे क्या क्या नंबर आ सकते हैं ताकि एक्सपेरिमेंट फिफ्थ थ्रो पे एंड हो जाए, बस ये आपको सोचना यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। अब कंडीशन ध्यान रखनी है कि हमारे पास में जब भी 2 लगातार 4 आ गए तो एक्सपेरिमेंट वहीं पे खत्म हो जाए, डाई रोल होना बंद हो जाएगी। तो हमको ये चीज का ध्यान में रखते हुए केस बनाने कि 2 4 लगातार नहीं आने चाहिए इन पहले 3 ट्रायल के अंदर। अगर 2 4 लगातार आ गए तो वहीं पे एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा, क्योंकि डाई रोल अंटिल 2 4 ऑब्टेन इन सक्सेशन, एक कंडीशन तो ये। और दूसरी कंडीशन है कि फिफ्थ ट्रायल में एनी हाउ खत्म करना है। तो हमने 4 और 5 पे तो ये 4 रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे केसेस क्या हो सकते हैं, देखिए मैं यहाँ पे केसेस बनाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि इस पे भी 4 नहीं आए, इस जगह भी 4 नहीं आए और इस जगह भी 4 नहीं आए, तो हमारा काम चल जाएगा। ये केसेस हो सकता है, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि इस जगह पे 4 नहीं आए, समझ रहे ध्यान से, यहाँ पे 4 आ जाए, पहली ट्रायल 4 नहीं आए, दूसरी ट्रायल 4 आ जाए और तीसरी ट्रायल में फिर 4 नहीं आए और लास्ट पे दोनों में 4 आ जाए। तो ये भी पॉसिबल है, इसमें भी देखो 2 4 लगातार नहीं आए लास्ट के केस को छोड़ के, ठीक है। अच्छा, तीसरा केस क्या हो सकता है, अगर आप सोचने की देखो तो ऐसा हो सकता है कि पहले में 4 आ जाए, ठीक है, अगले में 4 नहीं आए और अगले में 4 नहीं आए और लास्ट के दोनों में 4 आ जाए। तो ये केस भी हो सकता है। अब आपको क्या करना है, इनकी प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 नहीं आए, इसकी कितनी होगी, एक फेयर डाई को रोल करते हैं और इसमें 4 नहीं आए, ऐसे कितने आउटकम है, 5 आउटकम होंगे और 4 आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6 हो जाएगी। तो बस आपको ये इंडिपेंडेंट इवेंट मान के मल्टीप्लाई करना है। तो ये 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 और 1/6 और 1/6, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 125 और इधर आ जाएगा 6⁵। अब यहाँ पे देखेंगे तो 4 डैश यानी 5/6 इंटू 1/6 इंटू 5/6 फिर 1/6 और 1/6 आ रहा है, तो कितना हो गया 25/6⁵। और लास्ट वाला केस देखेंगे तो इसमें कितना है 1/6 फिर 5/6 फिर ये 5/6 और लास्ट में 1/6 इंटू 1/6, तो आ जाएगा 25 और 1/6। अब इनको ऐड कर दो, ठीक है। अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास में टोटल आ जाएगा, तो ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए तो आप इसको सॉल्व करोगे, अगर मैंने कोई गलती नहीं की है तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे, तो कितना आ रहा है 150 6⁵ निकल के आ रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। तो बच्चों सोचना यही है कि जरूरी नहीं कि हर बार हमें क्वेश्चन बर्नौली के मिलें, आपको ये टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो आप इस केस में प्रॉपर केस बनाते जाइए जो पॉसिबल हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और वो बात अगर आप समझ जाओगे तो ये आपसे क्वेश्चन बहुत आसानी से होने लग जाएंगे, राइट। तो इस क्लास के अंदर हमने बर्नौली के एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समझ लिया, इसमें ट्रायल क्या होते हैं, सक्सेस क्या होता है, फेलियर किसको बोलते हैं, बर्नौली कब लगाते हैं। तो बर्नौली का एक ही तरीका है, अगर कोई एक्सपेरिमेंट विथ रिप्लेसमेंट चल रहा है और n बार उसको परफॉर्म कर रहे हैं, उस कंडीशन में ये फॉर्मूला लगाया जाता है। और साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि बर्नौली अगर ट्रायल हो रहे हैं तो उसके अंदर मीन का फॉर्मूला n/p होता है और वेरिएंस का फॉर्मूला होता है np/q। अब अगली आपके पास में जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड वीडियो आएगी वो कॉमन मिक्स वीडियो होगी, जिसके अंदर सब मल्टीपल कॉन्सेप्ट एक साथ रख के आपको मैं क्यूज के फॉर्मेट में या डीपीपी के फॉर्मेट में वीडियो दूंगा, इस डीपीपी इसे प्रोबेबिलिटी के सेक्शन के, ठीक है। तो इतना आपका प्रोबेबिलिटी का पार्ट है जो जेई मेंस और एडवांस के अंदर है। होपफुली आप सबके लिए कोर्स बेनिफिट रहा होगा। अभी तक मैंने जो कोर्स करवाए उसमें वेक्टर 3D और प्रोबेबिलिटी कंप्लीट करवा दी, तो आप चाहो तो उनको एक साथ सीक्वेंस में देख सकते हो। थैंक यू।